कोर्ट रूम में इतना गहरा सन्नाटा था कि अगर कोई भी सुई गिरती तो उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठती। कटघरे में एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, पर होठ भिजे हुए थे, जैसे किसी टूटे हुए दिल ने आखिरी बार हिम्मत बटोरी हो। और फिर उसने वो एक वाक्य कहा जिसने पूरे कोर्ट रूम की सांसें थाम दी। एक ऐसा वाक्य जो किसी अदालत में शायद पहले कभी नहीं सुना गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, जज साहब, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति वापिस चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद उस अदालत में जो हुआ उसे देखकर वहां बैठा हर इंसान रो पड़ा। वो जज जिसने सैकड़ों तलाक मंजूर किए थे, आज अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा अपने ही अतीत में डूब गया। और जो राज उन्होंने आखिर में खोला, उसे सुनकर पूरा कोर्ट रूम जैसे जम सा गया। ये कहानी सिर्फ एक तलाक की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है उस अहंकार की जो प्यार से ऊंचा हो जाता है, उस खामोशी की जो रिश्तों को धीरे धीरे मार देती है, और उस पछतावे की जो तब आता है जब हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी। मैं हूं सिलिंदर और आप देख रहे हैं अपना चैनल कहानियाना, जहां हर कहानी आपके दिल के किसी न किसी कोने को जरूर छूती है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आखिर तक आपको बांध कर रखेगी। दिल्ली की एक भरी हुई अदालत। सुबह के लगभग 11 बजे थे। फैमिली कोर्ट का वो कमरा वकीलों, क्लाइंटों और तारीख पर आए लोगों से खचाखच भरा था। हर कोई अपनी अपनी परेशानी में डूबा हुआ था। तभी क्लर्क ने एक नाम पुकारा, केस नंबर 27, अनन्या वर्सेस आर्यन। कटघरे की तरफ एक औरत बढ़ी। उम्र यही कोई 39 साल, साधारण सी साड़ी, बिखरे से बाल और थकी हुई आंखें। पर उन आंखों में एक अजीब सी जिद थी। वो थी अनन्या, शहर के एक नामी कॉलेज में हिंदी की लेक्चरर। उसके वकील ने खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट अनन्या जी अपने 5 महीने पहले हुए तलाक के फैसले को रद्द करवाना चाहती हैं। जज साहब ने अपनी मोटी ऐनक के ऊपर से नजरें उठाई। उनकी उम्र यही कोई 62 साल रही होगी। चेहरे पर वक्त की लकीरें और आंखों में एक अजीब सी गहराई। उन्होंने फाइल पलटी और बोले, तलाक रद्द यानी आप दोबारा शादी का दावा कर रही हैं? अनन्या ने सिर हिलाया और बहुत धीमे से कहा, जी जज साहब, मुझे मेरा पति वापिस चाहिए। बस इतना सुनना था कि पूरे कोर्ट रूम में जैसे एक लहर दौड़ गई। पीछे बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। वकील एक दूसरे को कोहनी मारकर इशारे करने लगे। एक नौजवान वकील ने अपने साथी से दबी आवाज में कहा, अरे यार, ये अदालत है या कोई दुकान? जब मन किया तलाक ले लिया और जब मन किया वापिस मांगने आ गए। पति कोई सामान है क्या? दूसरा वकील व्यंग से हंसते हुए बोला, मैडम को शायद नहीं पता कि कानून में रिटर्न पॉलिसी नहीं होती। और इस बात पर पीछे बैठे कुछ लोग दबी जुबान में हंस पड़े। अनन्या का चेहरा शर्म और अपमान से लाल हो गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, पर वो सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। तभी जज साहब ने मेज पर हल्के से हथौड़ा ठोका और गंभीर आवाज में बोले, शांति, इस कोर्ट में किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। हर इंसान को अपनी बात कहने का पूरा हक है। और जो हंस रहे हैं उन्हें शायद नहीं पता कि कभी कभी सबसे अजीब लगने वाला फैसला सबसे सच्चे दिल से आता है। कोर्ट रूम में फिर सन्नाटा छा गया। जज साहब ने अपनी कुर्सी पर जरा आगे झुकते हुए कहा, अनन्या जी,
ये बहुत ही असामान्य मामला है। मेरे पूरे कैरियर में शायद ही ऐसा कोई केस आया हो। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती। अगर आपको अपना पति वापिस चाहिए, तो इसका सबसे सीधा रास्ता तो ये था कि आप खुद उनसे जाकर बात करती। आपने अदालत का रास्ता क्यों चुना? क्या आपने उन्हें फ़ोन करने की कोशिश की? अनन्या की आवाज़ काँपने लगी। उसने अपने आँसू पोंछते हुए कहा, "जी जज साहब, मैंने कोशिश की थी। एक बार नहीं, 100 बार। पिछले 2 महीने में मैंने आर्यन को इतने फ़ोन किए कि गिनती भूल गई, पर उन्होंने मेरा एक भी फ़ोन नहीं उठाया। हर बार बस घंटी बजती रही और फिर कट जाती।" वहाँ खड़े एक दूसरे वकील ने बीच में टोकते हुए कहा, "माय लॉर्ड, तो जाहिर है कि वो आगे बढ़ चुके हैं। मैडम को भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।" जज साहब ने तीखी नजर से उसकी तरफ देखा। "मिस्टर वकील साहब, अभी मैं सवाल कर रहा हूं, आप अपनी जगह बैठिए।" फिर वो अनन्या की तरफ मुड़े। "अगर फोन नहीं उठाया तो आप उनके घर तो जा सकती थी।" अनन्या की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने रुंधे गले से कहा, "गई थी जज साहब, मैं उनके घर गई थी। पिछले हफ्ते की बात है। एक सुबह मैं हजार उम्मीदें लेकर उनके दरवाजे पर पहुंची। मैंने सोचा था कि आर्यन भले नाराज हो, पर मुझे देखकर उनका दिल शायद पिघल जाए। शायद हम बैठकर बात कर पाएं। पर उसका गला रुंध गया। दरवाजा उनकी माँ ने खोला। "जज साहब," मैंने हाथ जोड़कर कहा, "नमस्ते माँ जी।" पर उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजनबी हूं या शायद कोई दुश्मन। उन्होंने दरवाजे पर ही रास्ता रोककर कहा, "किस हक से आई हो यहां? तुम्हारा और मेरे बेटे का अब कोई रिश्ता नहीं रहा। चली जाओ।" मैंने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई। मैंने कहा, "माँ जी, बस एक बार आर्यन से मिलवा दीजिए।" पर वो और जोर से चिल्लाने लगी। आसपास के दरवाजे खुलने लगे। लोग झांकने लगे। उन्होंने कहा, "बहुत घमंड था ना तुम्हें, अपनी डिग्री का, अपनी नौकरी का। अब जाओ, अपनी नौकरी से ही शादी कर लो।" जज साहब, उस दिन मेरे आत्मसम्मान का सरेआम तमाशा बना। मैं अपमान का घूंट पीकर वहां से लौट आई। कहते कहते अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं, किस हाल में हैं। मैंने हर रास्ता आजमा लिया। जज साहब, ये अदालत मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं बस एक बार उनसे बात करना चाहती हूँ। अगर वो सच में मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, तो ये बात मैं उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। बस एक बार। कोर्ट रूम में जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब उनके चेहरे गंभीर हो चुके थे। जज साहब ने कुछ पल सोचा, फिर अपने क्लर्क को इशारा किया। "ठीक है, हमारा कर्मचारी मिस्टर आर्यन को फोन करके अदालत में बुलाने की कोशिश करेगा। आप उनका नंबर दे दीजिए।" अनन्या ने कांपते हाथों से एक कागज पर नंबर लिखा और क्लर्क को थमा दिया। फिर जज साहब ने अनन्या की आंखों में सीधे देखते हुए वो सवाल पूछा जो वहां बैठे हर इंसान के मन में था। "अनन्या जी, अगर आप उनके बिना रह ही नहीं सकती थी, तो आपने उन्हें छोड़ा ही क्यों? तलाक तो आपकी सहमति से हुआ था।" ये सवाल एक धमाके की तरह कोर्ट रूम में गूंजा। अनन्या के सब्र का बांध टूट गया और उसके आंसुओं के साथ बहने लगी एक कहानी, प्यार की, गलत फहमियों की और पछतावे की। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। "जज साहब, हमारी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। आर्यन एक आर्किटेक्ट थे, इमारतों के नक्शे बनाते थे, सपनों को जमीन पर उतारते थे, और मैं कॉलेज में हिंदी पढ़ाती थी, बच्चों को कविताओं का मतलब समझाती थी। हम दोनों एक कॉमन दोस्त की शादी में मिले थे। पहली ही मुलाकात में जैसे कुछ जुड़ गया था। फिर मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। कॉफी शॉप में घंटों बातें, फोन पर रात रात भर के सपने। शादी के शुरुआती 2 साल तो जैसे
पंख लगाकर उड़ गए। जज साहब, हम एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि बाकी दुनिया का होश ही नहीं रहता था। आर्यन घंटों बैठकर मुझे अपने बनाए नक्शे दिखाते। देखो अनन्या, ये अपना ड्रीम हाउस होगा। यहाँ तुम्हारी एक छोटी सी लाइब्रेरी होगी और यहाँ छत पर हम बारिश में चाय पियेंगे और मैं उन कागजी दीवारों में अपना पूरा भविष्य सजा लेती। छोटी छोटी बातों में हम खुशियां ढूंढ लेते थे। एक ही फ्लैट में खाना खाना, एक दूसरे की अधूरी बात पूरी कर देना, झगड़े के बाद वो पहले मनाने की होड़। हमारा प्यार इतना मुकम्मल लगता था कि कभी कभी डर लगता था कहीं किसी की नजर न लग जाए। अनन्या की आंखों में अतीत की वो यादें तैर गईं। फिर उसका चेहरा अचानक बुझ गया और शायद शायद नजर लग ही गई। जज साहब, वो 2023 का साल था। पूरे देश में आर्थिक मंदी छाई हुई थी। बड़ी बड़ी कंपनियां डूबने लगी थी। आर्यन जिस फर्म में काम करते थे, वहां एक दिन में 400 लोगों को निकाल दिया गया और बदकिस्मती से उनमें आर्यन भी थे। उस शाम जब वो घर लौटे तो उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने बस इतना कहा, मेरी नौकरी चली गई। अनन्या, मेरा दिल बैठ गया, पर मैंने हिम्मत दिखाई। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं, आप दुनिया के सबसे टैलेंटेड आर्किटेक्ट हो। आपको दूसरी नौकरी जरूर मिलेगी और जब तक नहीं मिलती, मैं हूं ना। पर जज साहब, मुझे क्या पता था कि वो तो बस तूफान की शुरुआत थी। अनन्या ने रुककर सांस ली। उस दिन के बाद से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। जो आर्यन हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, अब घंटों चुप बैठे रहते। जो मुझसे रात रात भर बातें करते थे, अब 2 शब्दों में जवाब देकर खामोश हो जाते। हर सुबह वो किसी न किसी इंटरव्यू के लिए निकलते और हर शाम एक नई निराशा लेकर लौटते। एक दिन वो एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंटरव्यू में गए थे। उन्हें बहुत उम्मीद थी। 8 साल का तजुर्बा था उनके पास, पर शाम को जब लौटे, उनका चेहरा देखने लायक नहीं था। रात को खाने पर उन्होंने बताया कि इंटरव्यू लेने वाला लड़का उम्र में उनसे भी छोटा था। उसने आर्यन का रिज्यूम देखा और बिना किसी सवाल के बोला, अगर आपकी पिछली कंपनी ने आपको निकाला है तो जरूर आप में ही कोई कमी होगी। अच्छे लोगों को कोई नहीं निकालता। जज साहब, उस एक वाक्य ने आर्यन को अंदर तक तोड़ दिया। उस दिन के बाद आर्यन बिल्कुल बदल गए। वो दिन भर कमरे में बंद रहते। मैं उन्हें हिम्मत देती, आप परेशान मत होइए, ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। तब तक मैं घर संभाल रही हूं ना। पर शायद शायद मेरी ये बातें उन्हें चुभने लगी थी। जज साहब, जो बातें पहले प्यार लगती थी, अब ताने लगने लगी। मैं घर का राशन लाती, बिजली का बिल भरती और कहती, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। पर ये मैं हूं ना उनके लिए दिलासा नहीं था, उनके मर्द होने के अहंकार पर एक तमाचा था। एक शाम मैं बिजली का बिल भरकर आई और बस इतना कहा, बिल भर दिया मैंने। आर्यन का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने कहा, क्यों, मैं मर गया हूं क्या? तुम्हें लगता है मैं एक नकारा आदमी हूं जो अपनी पत्नी के पैसों पर पल रहा है? मैंने कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। पर वो सुनने को तैयार नहीं थे। वो उठकर बाहर चले गए और आधी रात को लौटे। धीरे धीरे हमारे बीच की वो प्यार भरी खामोशी एक बोझिल चुप्पी में बदल गई। जो दीवारें कभी हमारी हंसी से गूंजती थी, अब एक भारी सन्नाटा ओढ़े रहती थी। और फिर वो दिन आया जिसने हमारे रिश्ते में एक और दरार डाल दी। मुझे कॉलेज में प्रमोशन मिला। जज साहब, मैं हिंदी डिपार्टमेंट की हेड बन गई। मैं इतनी खुश थी कि उड़ी उड़ी घर आई। मैं चाहती थी कि अपने पति के साथ ये खुशी बांटूं, सेलिब्रेट करूं। पर जब मैंने आर्यन को बताया तो उन्होंने एक पल के लिए मुझे ऐसे देखा जैसे किसी ने उनके सीने में सुई चुभो दी हो। फिर एक फीकी सी मुस्कान देकर बोली,
अच्छा है, बधाई हो, और कमरे में चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा। जज साहब, क्या मेरा पति मेरी सबसे बड़ी खुशी में शामिल नहीं हो सकता था? क्या वो मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता था? उस दिन मैंने सोच लिया कि अब मैं अपनी खुशियां खुद में ही ढूंढूंगी। मैंने खुद को अपने कैरियर में झोंक दिया, और बस यहीं से हमारे बीच की वो खाई और चौड़ी होती चली गई। उनकी असुरक्षा और मेरी बढ़ती व्यस्तता दोनों ने मिलकर हमें एक ही छत के नीचे दो अजनबी बना दिया। अब हमारी बातचीत बस इतनी रह गई थी, खाना खा लो, लाइट बंद कर देना, मैं देर से आऊंगी। और जज साहब, जब हमारे घर वालों को हमारी दूरियों के बारे में पता चला तो उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। आर्यन के घर वाले कहते, बहू को पढ़ाई का घमंड हो गया, नौकरी का नशा चढ़ गया है। और मेरे घर वाले कहते, लड़के में कोई दम नहीं, बेरोजगार बैठा है, ऊपर से हमारी बेटी को सताता है। किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि बैठो, बात करो, एक दूसरे को समझो। सबने बस अपने अपने को सही और दूसरे को गलत साबित करने में लगे रहे, और हम दोनों उन्हीं की बातों में बहते चले गए। अनन्या की आवाज अब कांपने लगी। और फिर वो रात आई जज साहब, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। मैं सुबह से एक उम्मीद लगाए बैठी थी, शायद आज आर्यन कुछ कहे, शायद आज सब पहले जैसा हो जाए। मैं कोली से जल्दी घर आई, उनकी पसंद की खीर बनाई, वो लाल साड़ी पहनी जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी, घर को सजाया और इंतजार करने लगी। मैंने उन्हें फोन किया, 1 बार, 10 बार, 20 बार, हर बार फोन बंद। मेरी सारी उम्मीदें टूटने लगी। मुझे डर लगने लगा, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। मैंने उनके दोस्तों को फोन किया, किसी ने नहीं उठाया। रात के 12:30 बजे दरवाजे पर लड़खड़ाते कदमों की आवाज आई। मैं दौड़कर दरवाजा खोलने गई, और जो मैंने देखा जज साहब, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। आर्यन नशे में पूरी तरह धुत थे, शर्ट के बटन खुले थे, बाल बिखरे हुए और शराब की तेज बदबू। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मेरा दिल, जो पूरे दिन उम्मीद से धड़क रहा था, एक पल में कांच की तरह टूटकर बिखर गया। 3 महीने का दर्द, उनकी खामोशी, घर का अकेलापन, सब एक साथ फूट पड़ा। अनन्या के आंसू अब बेकाबू हो गए थे। मैं चीख पड़ी, कहाँ थे आप? आपको याद भी है आज क्या है? हमारी सालगिरह, ये तोहफा दिया है आपने मुझे। आर्यन ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, अरे हाँ, सालगिरह, तो क्या करूं? कहां से लाऊं तोहफा? कमाने वाली तो तुम हो, मैं तो ठहरा निकम्मा। जाओ, अपनी नौकरी के साथ सेलिब्रेट करो। मैं रोते रोते चिल्लाई, मैंने ये सब आपके लिए किया, आपकी पसंद की खीर बनाई, घर सजाया, और आप शराब पीकर इस हालत में आए हैं। और फिर गुस्से के उस तूफान में बिना सोचे समझे हम दोनों के मुंह से वो शब्द निकल गए जो हमें कभी नहीं कहने चाहिए थे। उन्होंने कहा, तो बेहतर है हम अलग हो जाएं। और मैंने अपने अहंकार में आकर कह दिया, हाँ, तलाक दे दो मुझे। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। हर कोई जैसे सांस रोककर सुन रहा था। उसके बाद एक भयानक चुप्पी छा गई। जज साहब, हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, और किसी को यकीन नहीं हुआ कि हमने क्या कह दिया है। अगली सुबह आर्यन का नशा उतर गया, पर मेरा गुस्सा नहीं उतरा। मैंने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। फिर कुछ दिन बाद की बात है, मुझे कॉलेज के लिए कुछ किताबें खरीदनी थी। मैं एक बुक स्टोर के पास से गुजर रही थी, और तभी पास के एक कैफे के शीशे की खिड़की से मेरी नजर अंदर पड़ी। आर्यन वहां बैठे थे जज साहब, और अकेले नहीं, उनके सामने एक लड़की बैठी थी, यही कोई 25-26 साल की, बहुत स्मार्ट, स्टाइलिश कपड़ों में, और दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैंने देखा कि उस लड़की ने अपना हाथ आर्यन के हाथ पर रखा, और आर्यन ने अपना हाथ नहीं हटाया।
उस एक पल में मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल कौंधा, यही वजह है कि सालगिरह वाले दिन उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। यही वजह है कि वो अलग होना चाहते हैं। उनकी जिंदगी में कोई और है। मैं गुस्से से जलती हुई घर पहुंची। शाम को जैसे ही आर्यन घर आए, मैंने सीधा सवाल दागा, कौन है वो लड़की? आर्यन रुक गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उन्होंने पूछा, किस लड़की की बात कर रही हो? मैं चीखी, वो जिसके साथ तुम कैफे में बैठे थे, जिसने तुम्हारे हाथ पर हाथ रखा था। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, तुम वहां थी, यानी अब तुम मुझ पर नजर रखती हो? मैंने कहा, नजर नहीं रखी, संयोग से दिख गई। अब बताओ कौन थी वो? आर्यन ने बहुत ठंडी आवाज में कहा, जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं तो मैं क्या सफाई दूं? जज साहब, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया हो। मैंने कहा, मतलब तुम मान रहे हो कि कुछ गड़बड़ है? और आर्य ने अपने अहंकार में आकर कहा, जो तुम समझना चाहती हो समझ लो, बस वो आखिरी कील थी हमारे रिश्ते के ताबूत में। अगली सुबह मैंने अपने कपड़े पैक किए। आर्यन ने पूछा, क्या कर रही हो? मैंने अहंकार में कहा, तुम ही ने तो कहा था अलग होना है, तो जा रही हूं। मुझे लगा वो मुझे रोकेगा, मनाएंगे, पर वो गुस्से में बोले, जाओ, अच्छा है, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। और मैं अपने आंसू पोंछते हुए घर छोड़कर निकल गई। एक हफ्ते बाद उनके वकील का नोटिस आया तलाक के लिए। मेरा अहंकार बोला, अगर उन्होंने नोटिस भेजा है तो मैं भी झुकने वाली नहीं। तलाक के कागजों पर साइन करते वक्त हम दोनों के हाथ कांप रहे थे। हम दोनों की आंखें एक दूसरे को ढूंढ रही थी, एक आखिरी उम्मीद के साथ कि शायद दूसरा रोक ले, पर किसी ने नहीं रोका। मैंने अपनी गलतफहमी में, अपने शक में, अपने अहंकार में अपने प्यार को अपने ही हाथों से खो दिया। अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। पूरा कोर्टरूम उसके दर्द को महसूस कर रहा था। अनन्या ने आंसू पोंछे और कहानी आगे बढ़ाई। तलाक के बाद मैं अपने मायके आ गई। जज साहब, शुरू में एक अजीब सी आजादी महसूस हुई। कोई झगड़ा नहीं, कोई तनाव नहीं। माँ, भैया, भाभियां सब मेरा ख्याल रखते, पर ये सब ज्यादा दिन नहीं चला। धीरे धीरे भाभियों के बर्ताव में बदलाव दिखने लगा। और फिर एक दिन मैं अपने कमरे में थी और रसोई से आवाजें आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गई और मैंने सुना, एक भाभी कह रही थी, अब तो ये उम्र भर यहीं बैठ गई, तलाक लेकर हमारे सिर पर बोझ बन गई। दूसरी बोली, कमाती है तो क्या, घर का सारा काम तो हमें ही करना पड़ता है, कब तक सेवा करते रहेंगे इसकी। उस दिन मैं कमरे में आकर फूट फूट कर रोई, जज साहब। और उसी पल मुझे आर्यन की याद आई। वो दिन याद आए जब वो मेरी आंख में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब मैं जरा सी परेशान होती तो 1000 बार पूछते, क्या हुआ अनन्या? मुझे पहली बार समझ आया कि आर्यन भी अपनी जगह पर गलत नहीं थे। उन पर कितना मानसिक दबाव था, समाज का दबाव था। अगर मैं उन्हें थोड़ा समझती, उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़ी होती, तो शायद आज ये हालत न होती। मैंने तय किया कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। मैंने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। सोचा अब मैं आजाद हूं। पर जज साहब, वो खाली घर, अनन्या की आवाज टूट गई। शाम को काम से थक कर लौटती तो दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं होता, बस अंधेरा। रात को खाना बनाती तो सामने की कुर्सी खाली दिखती। हर चीज में आर्यन की कमी खलती। और फिर तलाक के 1.5 महीने बाद एक दिन मैं एक मॉल में थी। अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी, वही लड़की जिसे मैंने आर्यन के साथ कैफे में देखा था। मेरा खून खोल उठा, मुझसे रहा नहीं गया। मैं सीधे उसके पास गई और बोली, तुम और आर्यन, तुम दोनों में क्या चल रहा है? वो लड़की सकपका गई, फिर बोली, अरे नहीं,
आपको कोई गलतफहमी हो गई। प्लीज मेरे साथ बैठिए, मैं सब बताती हूँ। हम पास के एक कैफे में बैठे। उसका नाम स्नेहा था। स्नेहा ने कहा, अनन्या जी, मैं और आर्यन एक ही कंपनी में काम करते थे, 10 साल साथ। जब उनकी नौकरी गई तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अब एक दूसरी कंपनी में एचआर हूँ। मुझे पता था कि आर्यन को कितनी मुश्किल हो रही है नौकरी ढूंढने में, तो मैं उनके लिए इंटरव्यू अरेंज करवाने की कोशिश कर रही थी। हम बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। मेरा सिर चकराने लगा। मैंने पूछा, तो कैफे में आपने उनके हाथ पर हाथ क्यों रखा था? स्नेहा मुस्कुराई और बोली, उस दिन मैंने उन्हें एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू की खुशखबरी दी थी। मैंने बस हिम्मत देने के लिए उनका हाथ थपथपाया था कि डोंट वरी, तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी। बस एक दोस्ताना इशारा था अनन्या जी। जज साहब, उस पल मुझे लगा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। सिर्फ दोस्त। और मैंने मैंने अपने शक में पूरा एक महल खड़ा कर लिया था। अनन्या रो पड़ी। फिर स्नेहा ने मुझे सबसे बड़ा सदमा दिया। उसने कहा, अनन्या जी, आर्यन आपको बेहद प्यार करते हैं। जब भी मिलते बस आपकी ही बातें करते, कहते कि अनन्या कितनी मेहनती है, कितनी अच्छी है। मैं उसके लायक नहीं रहा। और आपकी सालगिरह वाले दिन, उस दिन उन्हें एक बहुत बड़े इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला था। वो टूट गए थे। मैंने उन्हें फोन करके समझाया, पर वो कहते रहे, मैं अनन्या के सामने खाली हाथ कैसे जाऊं? आज हमारी सालगिरह है। उस रात वो इतने टूटे हुए थे कि शराब पी बैठे। जज साहब, उस रात आर्यन इसलिए नशे में नहीं थे कि वो लापरवाह थे। वो इसलिए टूटे हुए थे क्योंकि वो मुझे खुश नहीं रख पा रहे थे। और मैंने उन पर चिल्लाया, उन पर शक किया और उनसे तलाक मांग लिया। उसी एहसास ने मुझे वापस उन्हें फोन करने पर मजबूर किया, पर उन्होंने नहीं उठाया। फिर मैं उनके घर गई और आप जानते हैं वहां क्या हुआ। आखिर में मैंने ये अदालत का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि जज साहब, अब मुझे समझ आ गया है, मैंने सिर्फ आर्यन को तलाक नहीं दिया था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी को तलाक दे दिया था। अनन्या की कहानी सुनकर पूरे कोर्टरूम की आंखें नम थी। तभी क्लर्क ने आकर जज साहब के कान में कुछ कहा। जज साहब ने सिर हिलाया। दरअसल हुआ ये था कि जब क्लर्क ने आर्यन को फोन किया तो पता चला कि आर्यन दिल्ली में ही थे। कोर्ट से कुछ ही दूरी पर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। अदालत के आदेश की बात सुनते ही वो तुरंत वहां से निकल पड़े थे। अनन्या की पीठ दरवाजे की तरफ थी। उसे पता ही नहीं था कि आर्यन कब के कोर्ट रूम के दरवाजे पर आ चुके हैं और पिछले कई मिनटों से उसकी हर बात सुन रहे हैं। आर्यन की आंखें लाल थी और गालों पर आंसुओं के निशान साफ दिख रहे थे। जज साहब ने आर्यन को देख लिया था। उन्होंने धीरे से इशारा किया कि अंदर आ जाओ। जब आर्यन कदम बढ़ाने लगे तो उनकी आहट सुनकर अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। आर्यन को सामने पाकर वो जैसे पत्थर की मूरत बन गई। उसकी सांस रुक गई। जज साहब ने कहा, मिस्टर आर्यन, आपके तलाक को 5 महीने हो चुके हैं। क्या आपने इन 5 महीनों में अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई, दूसरी शादी की या करने के बारे में सोचा? आर्यन ने अनन्या की तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। धीरे से ना में सिर हिलाया। आजकल कहाँ रहते हैं? दिल्ली में, अकेला। आर्यन की आवाज भारी थी। खाना कहाँ से खाते हैं? आर्यन ने एक लंबी सांस ली, फिर अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, बाहर रेस्टोरेंट से। अब घर पर पकाकर खिलाने वाली कोई पत्नी तो है नहीं। ये सुनते ही अनन्या जोर से सिसक पड़ी। आर्यन की आंखों में भी आंसू बहने लगे। जज साहब ने पूछा, आर्यन, क्या आपने अनन्या की सारी बातें सुनी? जी हाँ, आर्यन ने सिर हिलाया, पर उनके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी कठोरता थी। और आपको क्या लगता है? आर्यन चुप रहे। अनन्या ने हिम्मत करके कहा, कुछ तो बोलिए आर्यन। आर्यन की आवाज में दर्द था, पर कठोरता भी। मैं नहीं जानता, क्या कहूं? जज साहब समझ गए कि आर्यन के अंदर एक तूफान चल रहा है। उनका दिल पिघल रहा था।
पर उनका अहंकार उन्हें झुकने नहीं दे रहा था। जज साहब ने एक अलग रास्ता अपनाया। आर्यन, क्या आपके फोन में आप दोनों की साथ की कोई पुरानी तस्वीर है? ये सवाल सुनकर सबको अजीब लगा। आर्यन ने भी हैरानी से देखा। जी है। क्या आप मुझे वो तस्वीर दिखा सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? आर्यन ने झिझकते हुए अपना फोन निकाला, गैलरी खोली और स्क्रॉल करने लगे। अचानक एक तस्वीर पर उनकी उंगली रुक गई और उनकी आंखें भर आई। ये वाली। उन्होंने फोन जज साहब को दिखाया। जज साहब ने देखा, तस्वीर में अनन्या और आर्यन एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। अनन्या के सिर पर पट्टी बंधी थी और आर्यन उसे सहारा देकर खड़े थे। दोनों के चेहरों पर थकान थी, पर आंखों में बेपनाह प्यार झलक रहा था। ये किस दिन की तस्वीर है? जज साहब ने पूछा। आर्यन तस्वीर को ऐसे देखने लगे जैसे उसी पल में वापिस लौट गई हूं। ये शादी के 1 साल बाद की है जज साहब। उस दिन अनन्या कॉलेज से घर लौट रही थी। रास्ते में एक बाइक ने उसे टक्कर मार दी। मुझे ऑफिस में एक अनजान नंबर से फोन आया कि अनन्या का एक्सीडेंट हो गया है। उस पल मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। आर्यन की आवाज कांप गई। जब मैंने उसे देखा, सिर से खून बह रहा था, जगह जगह चोटें थी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मुझे लगा मैं उसे खो दूंगा। डॉक्टर ने कहा टांके लगाने होंगे। मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा भगवान से बस यही प्रार्थना करता रहा, इसे बचा लो, मुझसे कुछ भी ले लो, पर इसे मत छीनना। पूरी रात मैं उसका हाथ पकड़े उसके पास जागता रहा, बार बार उसकी सांस चेक करते रहा। अनन्या अब फपक कर रो पड़ी। उसे वो दिन याद आ गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली, आर्यन आंसुओं के बीच मुस्कुराए तो उसने मुझे देखकर कहा, आर्यन, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो ठीक हूं। मैंने उसे गले लगा लिया और बच्चों की तरह रोने लगा। हॉस्पिटल से निकलने से पहले एक नर्स ने हमारी ये तस्वीर खींच ली थी। मैंने इसे अपने फोन का वॉलपेपर बना लिया था, क्योंकि ये तस्वीर मुझे याद दिलाती थी कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज प्यार है, पैसा या नौकरी नहीं। आर्यन की आवाज टूट गई। पर जज साहब, जब मेरी नौकरी गई तो मैं ये सबसे जरूरी बात ही भूल गया। मैंने अपने अहंकार को अपने प्यार पर हावी होने दिया। सच कहूं, मैं कभी अनन्या को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाया। गलती मेरी भी थी। मैं अपनी नाकामी का गुस्सा उस पर निकालता रहा। मेरे रवैये नहीं उसे मुझ पर शक करने पर मजबूर किया, और अपने अहंकार के चलते मैंने सफाई देना भी जरूरी नहीं समझा। इन 5 महीनों में हर रात मैं उसकी तस्वीरें देखता रहता था। कई बार फोन करने का सोचा, पर फिर लगता वो मुझ जैसे नाकाम आदमी से बात क्यों करेगी? मैं उसके लायक नहीं हूं। और जब माँ ने बताया कि अनन्या घर आई थी तो मेरा दिल टूट गया। काश मुझे पता होता, मैं जरूर मिलता। पर माँ को लगा कि वो मेरा भला कर रही है। कोर्ट रूम में अब कई लोग रो रहे थे। जज साहब ने अपना चश्मा उतारा और आंखें पोंछी। फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, अच्छा हुआ कि तुम्हें समय रहते इस बात का एहसास हो गया। तुम दोनों की उम्र अभी कम है। जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे रही है। उन्होंने रुककर कोर्ट रूम में बैठे लोगों की तरफ देखा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ साल पहले इसी अदालत में एक केस आया था। एक आदमी, उम्र 58 साल, और उसकी पत्नी 56 साल की। उस आदमी को बहुत देर से एहसास हुआ था कि वो अपनी बची हुई जिंदगी अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता है। पूरा कोर्टरूम ध्यान से सुनने लगा। वो आदमी जवानी में सिर्फ अपने काम को अहमियत देता था। दिन रात बस पैसा कमाने में लगा रहता। पत्नी घर संभालती, बच्चों को पालती, पर उस आदमी के पास कभी उसके लिए समय नहीं था। वो हमेशा कहता, मैं परिवार के लिए ही तो कमा रहा हूं। पर उसकी पत्नी को पैसा नहीं, उसका समय चाहिए था। धीरे धीरे दूरियां बढ़ी, झगड़े बढ़े, और एक दिन उन्होंने तलाक ले लिया।
तलाक के बाद वो आदमी और ज्यादा काम में डूब गया। पैसा तो खूब कमाया, पर घर लौटता तो वहां सन्नाटा होता। 25 साल यूं ही बीत गए। फिर एक दिन उसे हार्ट अटैक आया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े जब उसने मौत को इतने करीब से देखा तो उसे अपनी पत्नी की याद आई। बच्चे जो बड़े हो गए थे, शायद ही कभी आते थे, पर पत्नी, उसे याद आया कि वो कैसे हर पल उसका ख्याल रखती थी। जब वो ठीक हुआ तो उसने अदालत में अर्जी दायर की कि वो अपनी पत्नी के साथ बाकी जिंदगी गुजारना चाहता है। और जब जज ने उससे पूछा 25 साल बाद क्यों, तो उस आदमी ने रोते हुए कहा, जज साहब, मुझे 25 साल लग गए ये समझने में कि असली खुशी कहाँ है। काश मुझे पहले समझ आ जाती। जज साहब की आवाज भारी हो गई। उसकी पत्नी भी अदालत में आई। उसके चेहरे पर बुढ़ापे की लकीरें थी, पर आंखों में अब भी वही पुराना प्यार था। उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया और बाकी जिंदगी साथ बिताने का फैसला किया। जज साहब रुके, फिर अनन्या और आर्यन की तरफ देखते हुए बोले, मालूम है वो पति पत्नी कौन थे? सबने हैरानी से जज साहब को देखा। जज साहब की आंखें नम हो गई। वो आदमी मैं था। पूरा कोर्टरूम स्तब्ध रह गया। अनन्या और आर्यन भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। जी हाँ, जज साहब ने कांपती आवाज में कहा, मैंने और मेरी पत्नी ने 25 साल अलग रहने के बाद फिर से साथ रहना शुरू किया। आज हमें साथ हुए 4 साल हो गए हैं और यकीन मानो ये 4 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल रहे हैं। पर कभी कभी मैं सोचता हूँ, काश मुझे ये बात 58 की उम्र में नहीं, 23 की उम्र में समझ आ जाती, तो मैं अपनी पत्नी के साथ 25 साल और बिता पाता। वो साल जो हमने अलग अलग बर्बाद कर दिए। उन्होंने अनन्या और आर्यन को देखा। तुम दोनों भाग्यशाली हो। तुम्हें सिर्फ 5 महीने हुए हैं। भगवान का शुक्र है कि वक्त रहते तुम्हें ये समझ आ गई। अभी तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है एक साथ बिताने के लिए। कानून इंसानों ने बनाया है, पर रिश्ते ऊपर वाला बनाता है। 5 महीने पहले अदालत ने एक कागज पर साइन करके तुम्हें अलग किया था, पर आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि तुम कभी अलग हुए ही नहीं थे। जज साहब ने एक गहरी सांस ली। अपने तजुर्बे के आधार पर मैं तुम दोनों को दोबारा शादी करने की सलाह देता हूं। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती। तुम्हें मिला है, इसे मत गंवाना। और याद रखना, कभी भी अहंकार को प्यार पर हावी मत होने देना। ये कहकर जज साहब ने मेज पर हथौड़ा ठोका। केस डिसमिस्ड। पर जज साहब अपनी कुर्सी से उठे नहीं। वो देखना चाहते थे कि आगे क्या होता है। अनन्या और आर्यन अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनके बीच की दूरी सिर्फ कदमों की थी, पर वो कुछ कदम 5 महीने जितने लंबे लग रहे थे। आर्यन धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गए। कुछ पल वो बस एक दूसरे को देखते रहे। उन आंखों में हजारों शिकायतें थी, हजारों सवाल और बेसुमार प्यार। फिर आर्यन ने बहुत धीरे से कहा, अनन्या, मुझे माफ कर दो। मैं एक बहुत बुरा पति था। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। अनन्या ने ना में सिर हिलाया। नहीं आर्यन, गलती तुम्हारी अकेले की नहीं थी। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा सहारा बनना चाहिए था, पर मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो। आर्यन ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। अनन्या ने कुछ पल उस हाथ को देखा, फिर अपना हाथ उसमें रख दिया। जैसे ही उनके हाथ एक दूसरे को छुए, उनके शरीर में जैसे एक करंट तोड़ गया और फिर आर्यन ने एक झटके में अनन्या को अपनी तरफ खींच लिया और बहुत मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। जैसे 5 महीनों का सारा दर्द, सारी तड़प, सारा अकेलापन उस एक आलिंगन में समा गया हो।
अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सिसकियां कोर्ट रूम में गूंज रही थी। आर्यन भी रो रहे थे। उसके बालों को सहलाते हुए फुसफुसाए, मैं तुम्हारे बिना अधूरा था अनन्या। हर रात तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गया था। मेरा भी यही हाल था आर्यन। अनन्या हिचकियों के बीच बोली, मैंने तुम्हें कितने बार फोन किया, पर तुमने एक बार भी माफ कर दो। आर्यन की आवाज टूट गई। हर बार जब तुम्हारा नाम स्क्रीन पर आता था तो मेरा दिल फटने लगता था, पर मैं अपने गुस्से और अपनी शर्म में फोन नहीं उठा पाता था। आर्यन ने अनन्या को जरा अलग किया, दोनों हाथ से उसका चेहरा थामा और अंगूठों से उसके आंसू पोंछे। अब और नहीं रोना। पर खुद उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। पूरा कोर्ट रूम रो रहा था। वो वकील जो कुछ देर पहले मजाक उड़ा रहे थे, अब रुमाल से अपनी भीगी आंखें पोंछ रहे थे। कुछ औरतें अपने पतियों का हाथ कसकर पकड़ी बैठी थी। आज जैसे सबको अपने अपने रिश्तों की कीमत समझ आ गई हो। आर्यन ने अनन्या का हाथ पकड़ा। चलो घर चलते हैं। कहाँ? अनन्या ने मासूमियत से पूछा। आर्यन मुस्कुराए। अपने घर, उसी अधूरे ड्रीम हाउस को अब पूरा करना है। कोर्ट रूम से निकलने से पहले दोनों जज साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शुक्रिया जज साहब, आपने हमें हमारी जिंदगी वापस दे दी। जज साहब बस मुस्कुरा दिए। उनकी आंखें अब भी नम थी। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले, जज साहब ने अपना फोन निकाला और अपनी पत्नी का नंबर मिलाया। हेलो, हाँ, मैं कोर्ट से निकल रहा हूँ। और सुनो, आज शाम तैयार रहना। तुम्हारी मनपसंद जगह है, डिनर पर चलेंगे। नहीं, कोई खास बात नहीं, बस यूं ही तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना है। कोर्ट के बाहर आर्यन ने अनन्या का चेहरा अपने हाथों में लिया। अनन्या, मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम लड़ेंगे, चिल्लाएंगे, पर कभी बात करना बंद नहीं करेंगे और एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वादा। अनन्या मुस्कुराई और अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई। आर्यन ने अपनी उंगली उसमें फंसा दी और फिर उसका हाथ चूम लिया। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग गया था, पर उन दोनों की जिंदगी में एक नई सुबह उग आई थी। एक ऐसी सुबह जहां प्यार था, समझदारी थी और सबसे बढ़कर हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा था। तो दोस्तों, अनन्या और आर्यन ने आखिरी में जो फैसला लिया, क्या वो सही था? क्या प्यार वाकई हर गलतफहमी और हर अहंकार से बड़ा होता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आप हमारी ये कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, रिश्ते किसी तीसरे इंसान से नहीं टूटते। रिश्ते टूटते हैं बातचीत की कमी से, शक से और अहंकार से। अगर आज ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपने जीवन साथी को एक बार गले लगा लीजिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी घटना या अनुभव हुआ है जिसे आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएं, तो हमें जरूर लिख भेजिए कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल कहानियाना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।